नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरवानी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन ने स्टार्ट कर रखा था बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर को। उसमें अपन ने क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा था और टॉपिक नंबर फर्स्ट को जिसमें अपन ने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ये टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिया था। आज अपना टॉपिक नंबर सेकंड होने वाला है, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं धान के बारे में। इंग्लिश में बात करें तो राई। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन की घंटी को दबा के एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास में जरूर से शेयर करें। अब अपन बात करते हैं धान की खेती के बारे में। देखिए, धान को अपन इंग्लिश में बोलते हैं राइस। सबसे पहले वानस्पतिक नाम। अगर अपन बोटेनिकल नेम की इसकी बात करते हैं, बोटेनिकल नेम की बात करेंगे तो ओराइजा सेटाइवा। कुल की बात करें तो ग्रेमिनी या पोएसी या घासकुल। कुल की बात करें तो ग्रेमिनी, पोएसी या घासकुल हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान देखो, दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया इसका उत्पत्ति स्थान होगा। पुष्प क्रम की बात करें तो पेनिकल प्रकार का इसका पुष्प क्रम होता है। फल प्रकार फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस। नेक्स्ट है परीक्षण भार। देखो, एक होता है टेस्ट वेट और एक होता है सीड इंडेक्स। बीज सूचकांक और परीक्षण भार। परीक्षण भार, अगर अपन 1000 दानों का कोई भार देखते हैं तो वो उसका परीक्षण भार होता है। और बीज सूचकांक क्या होता है, अगर अपन 100 दानों का भार देखते हैं तो वो बीज सूचकांक होता है। तो ये यहाँ पे कितने दाने आ जाएंगे, 1000 दाने आ जाएंगे, क्योंकि परीक्षण भार पूछ रहा है। अगर अपन धान या चावल की बात करें, धान या चावल की अगर परीक्षण भार की बात करें तो वो होगा आपका 25 ग्राम। धान या चावल के परीक्षण भार की बात करें तो 25 ग्राम। बासमती चावल की बात करें तो 21 ग्राम। बासमती चावल का कितना होगा, 21 ग्राम है। ये स्टार लगा लेना, बासमती चावल का कई बार पूछा जाता है। 2n बराबर, यानी गुणसूत्र संख्या इसमें कितनी होती है, 24 होती है और डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें एक बोनेपन का जीन होता है। कौन सा जीन, बोनेपन का जीन। बोनेपन का जीन वो कौन सा होता है, डी जी वू जीन। डीजीवू जीन होता है बोनेपन का जीन। उसी के साथ ही बात करूं कि इसके तने को अपन क्या बोलते हैं, जो तना होता है वो किस प्रकार का होता है, कलम प्रकार का होता है। तना इसमें कलम प्रकार का होता है। C3 ये प्लांट है और SDP शॉर्ट डे प्लांट है और स्वपरागित है। यानी कि जो परागण होगा वो कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इसमें स्वपरागण होगा। तो ये चीज आपको बेसिक थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करें कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो इसका उत्पादन है वो कहां पे होता है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उत्पादन की बात करें, यहां यही लिख देता हूं मैं, उत्पादन। उत्पादन तो होगा आपके पश्चिम बंगाल। और अगर उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता आपके पंजाब की है। और चावल उत्पादन, इसके अंतर्गत अपन बात करें तो चावल जो है वो विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल, यहां पे लिख देता हूं मैं, आप नोट साथ साथ बनाते रहिएगा। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल, विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल। अगर अपन अब बात करें कि भारत की ये किस नंबर पे आती है खाद्यान्न फसलों में, तो 2 नंबर पर आती है। पहला नंबर किसका है, गेहूं का आएगा पहला नंबर। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, गेहूं है। और उसके बाद में चावल, जिसे अपन राइस बोलते हैं। तो ये था इसका थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो, बिल्कुल नोट कर सकते हो। इसको नोट करो आप और नोट साथ साथ बनाते रहिएगा। वैसे तो बुक आपकी टाइप हो रही है, टाइप्ड बुक आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट है प्रोटीन। देखो, जो आपके धान होता है उसमें प्रोटीन 6 से 7% होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 77 से 79%। यही सेम 12th बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है। वसा है वो 2.5% होती है। उसके बाद में देखो, बासमती चावल में सुगंध। जो बासमती चावल होता है, अगर उसको आप कभी ऐसे हथेली में लेके और ऐसे रगड़ करके और फिर बाद में हथेली को सूंघोगे तो आपको एक सुगंध देखने को मिलेगी। वो सुगंध किसकी होती है, डाई एसिटाइल प्रोपेनिल की होती है। उसके बाद में देखो सुनहरा दान। एक होता है सुनहरा दान और एक होता है शंकर दान। पहले अपन सुनहरा दान की बात करते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में गोल्डन राइस बोलते हैं। खोज की बात करें तो खोज इसकी इंगो पोर्ट्रिक्स ने की थी।
खोज इसकी इंगो पोर्ट्रिक ने की थी। स्रोत की बात करें कि सुनहरा धान किसका स्रोत होता है, तो इसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है और साथ में बीटा कैरोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है संकर दान। संकर दान को अपन हाइब्रिड राइस बोलते हैं। संकर दान को हाइब्रिड राइस बोलते हैं। इसकी खोज की बात करें तो चीन का वैज्ञानिक था युआन लोंगपिंग। युआन लोंगपिंग, ये वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि संकर दान के पिता कौन है और सुनहरा दान के पिता कौन है। सुनहरा दान की बात करें तो इंगो पोर्ट्रिक्स और संकर दान के युआन लोंगपिंग। उसके बारे में धान की कुल प्रजातियां देखो, धान की कुल टोटल प्रजातियां हैं 24। उसमें से जंगली प्रजातियां कितनी है 22 है और खेती के लिए कितनी है 2 है। और जो खेती के लिए है उनको अब अपन फड़ने वाले हैं। तो सबसे पहली इसमें प्रजाति है, 2 प्रजातियों में से सबसे पहली प्रजाति की बात करेंगे, उसके बाद में अपन दूसरी की बात करेंगे। पहली प्रजाति है आपके ओराइडा सेटाइवा, जिसे अपन फट रहे हैं। ये वाली जो अपन पिछले थोड़ी सी बैक मैंने आपको बोला था ना, वो वाली ओराइडा सेटाइवा। अब देखो ओराइडा सेटाइवा है, इसको अपन एशियन चावल भी बोलते हैं। एशियन चावल भी बोलते हैं और इसकी 3 उप प्रजातियां होती है, मतलब ये खुद ही एक प्रजाति है। अब इसकी 3 और उप प्रजातियां होती है, वो कौन कौन सी होती है। पहला है इंडिका। देखो इंडिका है, वो नाम से पता चल रहा है इंडिका, इंडिया भारत में उगाया जाता है और इसे उष्ण या ट्रॉपिकल धान बोला जाता है। भारत में उगाया जाता है और उष्ण या ट्रॉपिकल धान बोला जाता है। अब बात करें जेपोनिका की, तो जेपोनिका जापान में उगाया जाता है। इसे ब्लू राइस बोलते हैं अपन, नीला चावल बोलते हैं, और उसके साथ उपोष्ण धान बोलते हैं। उष्ण धान ये आ जाएगा इंडिका वाला और जेपोनिका उपोष्ण धान। नेक्स्ट है जावानिका, ये जावाद्वीप में उगाया जाता है और साथ ही इंडोनेशिया में, जावाद्वीप और इंडोनेशिया में। इसे अपन बालू धान भी बोलते हैं। तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और वीडियो को आप रोक के और अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। और उसी के साथ साथ टाइप नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ये चीज मैंने आपको बताई दी। वैसे इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है, ये आपको खाली रीडिंग लगाना है और अच्छी तरीके से अपने माइंड के अंदर सेट करना है। इसको ज्यादा अपन नहीं समझ सकते। इससे ज्यादा अपन क्या समझेंगे कि मैं एक चीज तो बता नहीं सकता कि संकर धान की खोज युआन लोंगपिंग ने की थी, आपको रटाने के लिए बैठ जाऊं। ये आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, ये जनरल है। आप 12th एग्रीकल्चर के अंदर भी इसको पढ़ के आए हो, तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले। बाकी आपको टाइप नोट्स के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन टाइप नोट्स के ऐसे भरोसे मत रहो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और नोट्स आप अपने हैंड रिटन साथ साथ बनाते रहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए 1 केजी अगर अपन दाना का उत्पादन करेंगे, अगर 1 केजी अपन चावल के दानों का उत्पादन करेंगे तो उसमें 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। मतलब ये पानी के अंदर होता है। कुल मिलाकर बात यही हो जाती है। अब अपन बात करते हैं बुआई, इसका सोविंग। देखो बुआई इसकी 3 ऋतुओं में की जाती है और वो कौन कौन सी है, खरीफ, रबी और जायद। देखो खरीफ ऋतु के अंदर अगर अपन बुआई करते हैं तो उसको अस नाम से जाना जाता है और बुआई कब करते हैं, अप्रैल मई में, और कटाई सितंबर अक्टूबर में। रबी वाली जो क्रॉप होती है उसको अपन अमन नाम से जाना जाता है और जून जुलाई के अंदर उसको बुआई करते हैं और नवंबर दिसंबर में उसकी कटाई करते हैं। जायद वाली क्रॉप है उसको बोरो नाम से जाना जाता है। नवंबर दिसंबर में उसकी बुआई करते हैं, मार्च अप्रैल में उसकी कटाई करते हैं। और ये जो टाइम है, ये टाइम और ये टाइम आपको याद रखना है। अब देखो मर्दा की बात करते हैं। मर्दा इसकी दोमट और काली मर्दा, क्योंकि काली मर्दा जो होती है वो पानी को स्टोर करने के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल होती है, इसलिए काली मर्दा चाहिए होती है। पीएच देखो 4 से 6 इसका होना चाहिए। वैसे नॉर्मल सभी क्रॉप में 6 से 7 आएगा, लेकिन एकमात्र ये क्रॉप है जिसके अंदर 4 से 6 पीएच होना चाहिए। देखो खेत से मेथेन गैस निकलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, चाहे कोई सी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो, आपके बीएससी एग्रीकल्चर लेवल के एग्जाम हो। धान के खेत से, जो धान का खेत होता है उससे कौन सी गैस निकलती है, तो मेथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट है दूरी, स्पेसिंग। पौधरोपण के लिए 20 बाई 10 सेंटीमीटर, संकर किस्मों के लिए 20 बाई 15 सेंटीमीटर, और एक विधि आपकी चलेगी आगे एसआरआई मेथड, उसके लिए 25 से 25 सेंटीमीटर। ये है आर इंटू पी दूरी, आर इंटू पी, रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट दूरी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं इसमें जलवायु की और उसी के साथ साथ इसके सिंचाई अवस्था की। देखो जलवायु होगी इसमें गर्म और आर्द्र। ये अपन ने बेसिक पढ़ा था कि खरीफ क्रॉप्स के लिए कौन सी जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट होती है, गर्म और आर्द्र। तापमान कितना होना चाहिए, ये तापमान है आपके वृद्धि के लिए, कितना, वृद्धि के लिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और परिपक्व होता है तो 20 से 25।
एनसीईआरटी बुक में 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। सिंचाई है वो देखो टीलरिंग अवस्था पर और शीश निकलते समय मतलब सीआरआई स्टेज पे, सीआरआई स्टेज पे और टीलरिंग अवस्था पे। वीड खरपतवार कौन कौन से लगते हैं? जंगली दान लगता है और सावा लगता है। जंगली दान का बोटनिकल नेम देखिए इकाइनोकोला कोलेनम, सावा का इकाइनोकोला क्रुसगेली। ये दोनों धान के अंदर क्या लगते हैं? वीड लगते हैं। अब देखो मैनेजमेंट कैसे करते हैं अपन, अपना एक टॉपिक चलता था इसमें वीड मैनेजमेंट। तो वो वीड मैनेजमेंट किससे करते हैं अपन? एक तो बेंजियोकार्ब से, प्रोपेनिल या जिसका दूसरा नाम है स्टाम्प F34, तीसरा है ब्यूटाक्लोर या मचेटी। ये आपके वीडिसाइड हो गए। क्या हो गए? वीडिसाइड। और ये आपके वीड हो गए इसमें खरपतवार। और सिंचाई क्या है? तो टेलरिंग अवस्था पे और शीश निकलते समय। और परिपक्वता के लिए ये बड़ा तापमान होने वाला है, जलवायु गर्म और आर्द्र हो जाएगी। अब अपन फटेंगे इंट्रा क्रॉपिंग मेथड्स, अंतराशस्यन क्रियाएं फटेंगे अपन। उससे पहले आप ये चीज नोट कर ले और स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण अंतराशस्यन क्रियाएं। सबसे पहले बुशनिंग। देखो बुशनिंग है बुआई के 24 से 25 दिन के बाद में, बुआई के 24-25 दिन बाद में फसल में हल चलाते हैं। अब ये क्यों करते हैं अपन? बुशनिंग की क्रिया क्यों करते हैं? देखो बुआई के 24 से 25 दिन बाद में उसमें हल चलाकर उससे खरपतवारों के निष्कासन किया जाता है, मतलब खरपतवारों को निकाला जाता है, इसलिए बुशनिंग की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है ब्राउन मैन्यूरिंग। ब्राउन मैन्यूरिंग देखो खरपतवार है उनको शाकनाशी के प्रयोग के बाद में खेत में दबा देते हैं। खरपतवारों को शाकनाशी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में खेत में दबा देते हैं। उसके बाद में पडलिंग। पडलिंग को देखो मृदा को लेह युक्त बनाना। जो मृदा होती है अपनी मिट्टी होती है, उस मिट्टी को जैसे अपन उसमें पानी डालते हैं, आपको पता है 1 केजी दाना उत्पादन के लिए जो धान की क्रॉप होती है उसको 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब वो 5000 लीटर जो पानी है उसको अगर अपन पडलर की सहायता से उसमें लेह युक्त बनाते हैं मिट्टी को, यानी कि दलदली बनाते हैं, तो उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? पडलिंग बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं वेराइटीज की। और वेराइटीज में ऐसी वेराइटीज है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी जो इसमें जो एग्जाम होगी बीएससी एग्रीकल्चर की, उसके लिए भी एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट न्यू टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पहली है प्रथम बोनी किस्म, यानी कि चावल की पहली बोनी किस्म कौन सी है? TN फर्स्ट है। उसके बाद में है IR8, विश्व की जादुई किस्म है। IR8 को क्या बोलते हैं अपन? विश्व की जादुई किस्म। नेक्स्ट है जया। देखो भारतीय जादुई धान, भारत की जादुई धान की बात करें तो जया हो जाएगी, और उसी के साथ विश्व की जादुई धान की बात करें तो IR8 हो जाएगी। इसके बाद में CORH फर्स्ट है। जो ये CORH फर्स्ट है ये भारत की पहली हाइब्रिड वेराइटी है, मतलब भारत की पहली संकर किस्म है CORH फर्स्ट। उसके बाद में प्रथम उत्परिवर्तित किस्म। देखो जो पहली उत्परिवर्तित म्यूटेशन के द्वारा जो किस्में तैयार की गई थी वो कौन कौन सी है? वो है जगन्नाथ और सत्तारी। उसके बाद में सीधी बुआई के लिए, सीधी बुआई अगर अपन डायरेक्ट सीडलिंग करते हैं, ऐसे मान लो कि अपन उसमें कोई भी पटलर की सहायता से अगर नहीं करे, उसमें डायरेक्ट ही अपन सीडलिंग कर देंगे, तो उसके लिए कौन कौन सी किस्में हैं सीधी बुआई के लिए? पूषा 221 और बाला। नेक्स्ट है कि बासमती चावल जो होता है, अपन ने देखा बासमती चावल में एक सुगंध होती है। बासमती चावल में सुगंध किसके लिए होती है? डाई एसिटाइल प्रोपेनिल के कारण होती है। उसी के साथ में बात करूं कि जो बासमती चावल है इसकी विश्व में पहली किस्म, बासमती चावल की विश्व में पहली किस्म कौन सी है? PRH10 होती है, PRH10। उसके बाद में रोपाई, रोपाई के लिए माही सुगंधा, माही सुगंधा, क्योंकि सुगंध आती है और ये सुगंधित किस्म भी है। चावल की क्या है? सुगंधित किस्म, चावल की सुगंधित किस्म है। याद रखना चावल की सुगंधित किस्म है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जरूरी नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर में पूछे, लेकिन जैसे AFO, AO, AA जितने भी जो आपके कंपटीशन एग्जाम है इसमें यही से क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट है रत्ना और जया, ये है आपके रोपाई के लिए किस्में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, वरना आपको टाइप नोट्स जो मिलेंगे उसमें आपको देखने को ये चीजें मिल जाएगी। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जो धान के अंदर उर्वरक होते हैं फर्टिलाइजर को अपचयित क्षेत्र में रेड्यूस्ड जोन में दिया जाता है। अब ये क्यों अपन क्यों करते हैं? जो धान के अंदर उर्वरक होता है उसको अपन जो अपचयित क्षेत्र है उसमें क्यों देते हैं? देखिए उसमें एक होती है अपने धान के अंदर विनाइट्रीकरण, और एक होता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है? घुल के और मृदा के अंदर नीचे चले जाता है, तो वो फिर किसी काम का नहीं रहा नाइट्रोजन, तो इसलिए अपन रेड्यूस्ड जोन में देते हैं। नेक्स्ट है धान नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेता है। अब एक आती है कि सर एक होता है NH3 और एक होता है NH4, तो ये अमोनिया के रूप में क्यों लेता है? इस रूप में क्यों नहीं लेता? तो देखो जब इस रूप में लेता है तो जब अमोनिया होता है उसमें पानी की धान में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो पानी से ये क्या होता है? लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाता है, नीचे की परतों के अंदर। जबकि जो अमोनिया है
वो धान के अंदर जब अपन नाइट्रोजन देते हैं तो वो बह के पानी के साथ नीचे नहीं जाता, धान को आसानी से मिल जाता है इसलिए। नेक्स्ट है सीड रेट। देखो सीधी बुआई के लिए 100 केजी पर हेक्टर के हिसाब से अपन सीड रेट लेते हैं। एक होता है यंत्र पडलर, पडलर की सहायता से भी अपन बुआई करते हैं बीजों की, तो उसके लिए 30 से 35 केजी पर हेक्टर अपन को सीड रेट रखनी होती है। एक होती है SRI विधि, इसके लिए 20 से 25 केजी पर हेक्टर। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि SRI मेथड निम्न में से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, धान से संबंधित। अब देखो इसमें ये है आपके कार्यकयी विकार, कार्यकीय विकार, कार्यकीय विकार है। अब देखिए ब्राउनिंग, ब्राउनिंग जो होता है ये फेरस की अधिकता या लोहे की अधिकता से होता है। एक होता है ब्रोंजिंग जो जिंक की कमी से होता है, ब्रोंजिंग जिंक की कमी से, ब्राउनिंग फेरस की या लोहे की अधिकता से। अब उसके बारे में बात करते हैं उपज। उपज हो जाएगी 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टर, 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टर इसकी उपज हो जाएगी। तो आज अपना जो टॉपिक है धान का वो कंप्लीट होता है। कल के वीडियो के अंदर आपको मिलेगा मैज, जिसे अपन मक्का बोलते हैं, मक्का की क्लास आपको मिलने वाली है। चैनल पर आप नए थे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपके लगातार होने वाली है और ये कोर्स आपके बहुत जल्द अब कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।